बच्चों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आज आप लोगों के लिए 11वीं क्लास का एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है मांग की लोच। बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, पिछले चैप्टर में मैंने बताया था कि मांग किसे कहते हैं। जब कोई व्यक्ति, उसके बारे में थोड़ा सा अभी बता दूं क्योंकि मुझे मांग की लोच में उस शब्द की ज़रूरत पड़ेगी। जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को खरीदने की इच्छा रखता हो और वो खरीदना चाहता हो, साथ ही उसमें क्रय शक्ति भी हो, यानी कि खरीदने की ताकत भी हो, ऐसी स्थिति को इकोनॉमिक्स की भाषा में मांग कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब मांग की लोच किसे कहते हैं? जब उपभोक्ता को किसी कारण से, उसकी आय के कारण से या संबंधित वस्तुओं के कारण से उस मांग में आने वाले प्रभाव को मांग की लोच कहते हैं। कि अब इसे उदाहरण से समझे। जैसे अब मैं एक डेफिनेशन दिखा के फिर मैं समझाता हूँ। एक वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, एक वस्तु की कीमत और उपभोक्ता की आय संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होने से उस वस्तु की मांग की गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन को मांग की लोच कहते हैं। जैसे अगर किसी वस्तु पे कि किसी कारण से उपभोक्ता की आय बढ़े और आय बढ़ने पर उस वस्तु की मांग में परिवर्तन हो, तो आय के बढ़ने पर उसकी मांग में होने वाला परिवर्तन मांग की लोच कहलाता है। संबंधित वस्तुओं की कीमत में होने वाले परिवर्तन से भी मांग की लोच कहलाएगा। समझ गए बच्चों? जैसे मेरी आय 50,000 रुपये है और 50,000 रुपये और वो बढ़कर है ना 1 लाख हो जाए, तब क्या होगा बच्चों? तब मैं और वस्तुओं को खरीदना शुरू कर दूंगा। जिन वस्तुओं की मांग में परिवर्तन होगा वो मांग की लोच कहलाएगा। अब बच्चों, जब एक वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन वस्तु की कीमत में हुए परिवर्तन के द्वारा मापा जाता है तो इसे बच्चों मांग की कीमत लोच कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मांग की कीमत लोच। किसे? जब एक वस्तु की मांगी गई मात्रा को वस्तु की कीमत में हुए परिवर्तन द्वारा मापा जाता है तो बच्चों इसे मांग की कीमत लोच कहते हैं। यानी कि कीमत में होने वाले परिवर्तन के कारण उसकी मांगी गई मात्रा में जो परिवर्तन होता है बच्चों, वो मांग की कीमत लोच कहलाता है। कहाँ में परिवर्तन? कीमत में परिवर्तन। इसके अलावा दूसरा, जब एक वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन को क्रेता की आय में हुए परिवर्तन के संदर्भ में मापा जाता है, यानी कि खरीदने वाले की आय के संदर्भ में मापा जाता है, तो बच्चों उसे हम क्या कहते हैं? मांग की आय लोच। क्या कहेंगे बच्चों? मांग की आय लोच। कब? जब क्रेता की आय में होने वाले परिवर्तन के कारण उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन, उसकी मांग में परिवर्तन होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? मांग की आय लोच कहते हैं। अब बच्चों तीसरा, जब एक वस्तु की मांगी गई मात्रा के परिवर्तन को दूसरी संबंधित वस्तुओं के संदर्भ में मापा जाता है तो इसे मांग की आड़ी लोच कहते हैं। मांग की आय लोच, मांग की कीमत लोच और मांग की आड़ी लोच। आड़ी लोच कैसे? जैसे चाय और कॉफ़ी दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। जब चाय के उपभोक्ता कॉफ़ी की कीमत कम होने के कारण कॉफ़ी की तरफ चले जाते हैं तो उसकी कीमत में, उसकी मांग में कमी आ जाती है। तो ऐसी लोच को हम क्या कहते हैं? आड़ी लोच कहते हैं। आड़ी मतलब तिरछी। भाई फर्क तो कीमत में परिवर्तन किसकी हो रहा है? चाय की, है ना। और मांग में, वो कीमत में परिवर्तन किसकी हो रहा है? कॉफ़ी की। और मांग में परिवर्तन किसकी हो रहा है? चाय की। यानी कि असर उसका किस पर पड़ रहा है? चाय पर। इसे हम बच्चों मांग की आड़ी लोच कहेंगे। बच्चों, इस चैप्टर के अंदर मैं आप लोगों को मांग की लोच को 3 तरीके से निकालना सिखाऊंगा। पहली कुल व्यय विधि, दूसरी अनुपातिक विधि और तीसरी ग्राफिक विधि। ठीक है बच्चों। और जो अनुपातिक विधि, उसमें न्यूमेरिकल का एक क्वेश्चन आता है, उसके मैं 6-7 क्वेश्चन करके 2-3 वीडियो बना दूंगा जिसमें उसके न्यूमेरिकल ही होंगे। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम बात करेंगे मांग की कीमत लोच या इसकी माप। तो सबसे पहले बच्चों मैं बता दूं, मांग की कीमत लोच में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन, मांग की कीमत लोच में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन और मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की माप को हम मांग की कीमत लोच कहते हैं। बच्चों, इसे निकालने की 3 विधि है: कुल व्यय विधि, प्रतिशत विधि और ज्यामिति विधि। बच्चों, प्रतिशत विधि को अनुपातिक विधि भी कहते हैं।
ठीक है। प्रतिशत विधि मैं अलग से समझाऊंगा, उसका कारण यह है कि इसमें न्यूमेरिकल है और मैं सबसे पहले फार्मूला ड्राइव करना सिखाऊंगा और उसके बाद वो न्यूमेरिकल सोल्व करूंगा पिछले कुछ सालों में जो इस तरीके से पूछा गया है आपसे। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा कुल व्यय विधि। बच्चों कुल व्यय विधि में क्या होगा, मांग की लोच इकाई के बराबर, मांग की लोच इकाई से अधिक और मांग की लोच इकाई से कम। तीन स्थिति बनेगी, मांग की लोच इकाई के बराबर या इकाई से अधिक या इकाई से कम। ठीक है बच्चों, अब हमें पता कैसे चले कि मांग की लोच इकाई के बराबर है, तो चलिए मैंने ग्राफ बना रखा है। पहली स्थिति देखेंगे जब मांग की लोच इकाई के बराबर है, वस्तु की कीमत 2 रुपये है, मात्रा किलो में 4 किलो बिक रही है, तो 2 रुपये कीमत है, 4 किलो बिक रही है तो 8 रुपये की है। फिर कीमत घट के 1 रुपये होगी, मात्रा बढ़कर 8 किलो होगी, तो कितने रुपए की होगी 8। तो जो कुल खर्चा था उस कुल खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कुल खर्चा कैसा समान। जब बच्चों मांग की कीमत बढ़ने पर या कीमत घटने पर उसके खर्चे पर कोई फर्क नहीं पड़े तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। समझ गए बच्चों। भाई 2 रुपये कीमत थी, मात्रा 4 मांगी जा रही थी, खर्चा हो रहा था 8 रुपये, कीमत घट के 1 रुपये हुई और मात्रा 8 ही किलो बिकने लगी, बढ़ गए और कुल व्यय हुआ 8 रुपये। तो बच्चों ऐसी स्थिति में खर्चा तो बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं हुआ। जब बच्चों पर खर्चा परिवर्तित नहीं होता ऐसी स्थिति में मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। अब बच्चों दूसरी स्थिति, बच्चों जब वस्तु की कीमत 2 रुपये है, बिक्री है 4, खर्चा हुआ 8 रुपये का, अब कीमत गिर जाती है, कम हो जाती है, वस्तु की कीमत कम हो जाती है। कीमत कम होने पर उसकी जो मांग है वो बढ़ जाती है और बढ़ के कितनी हो जाती है बच्चों 10 रुपये। अब जब उसकी मांग 10 रुपये बढ़ जाती है, 10 किलो हो जाती है, तो खर्चा कितना हो गया बच्चों 10 रुपये का। तो पहले खर्चा 8 रुपये का हो रहा था, अब बच्चों खर्चा कितने रुपए का हो गया 10 रुपये का, खर्चा बढ़ गया। जब कुल व्यय बढ़ता है, जब कुल खर्च बढ़ता है, व्यय मतलब खर्चा, जब कुल खर्चा बढ़ता है तो मांग की लोच 1 से बड़ी होती है, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन 1, इकाई से अधिक होगी। पहली स्थिति क्या थी बच्चों, मांग की लोच इकाई के बराबर, जब कीमत के कम या बढ़ती होने से उस पर होने वाले खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसके जो खर्चा हो रहा था वो बराबर रहता है, तो ये मांग की लोच इकाई के बराबर। जब कीमत के कमती या बढ़ती होने से उस पर होने वाला खर्चा बढ़ जाता है, क्या होता है बच्चों बढ़ जाता है, ऐसी स्थिति में मांग की लोच कितनी होती है इकाई से अधिक होती है, 1 से ज़्यादा होती है। और बच्चों तीसरी स्थिति क्या होगी, जब देखिएगा यहाँ पर वस्तु की कीमत कितनी है 2 रुपये, बिक कितनी रही है 3, 2 3 6 रुपये की। अब बच्चों कीमत कम हुई 1 रुपये होगी, अब वो बिकने लगी 4, कुल व्यय कितना हो गया 4 रुपये, तो कुल व्यय कैसा हुआ कम। ऐसी स्थिति में मांग की लोच कितनी होगी इकाई से कम होगी। समझ में आ रहा ना बच्चों। जैसे पहली स्थिति मैंने बताई, जब खर्चे पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वस्तु की कीमत बढ़ने पर, मांग बढ़ने पर, कीमत पर यानी कि जो कुल खर्चा उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ऐसी स्थिति में मांग की लोच इकाई के बराबर। जब कीमत कम होने पर मांग बढ़ गई और खर्चा भी बढ़ गया तो मांग की लोच इकाई से अधिक। और बच्चों जब कीमत कम होने पर खर्चा कम हो गया, वस्तु की कीमत कम होने पर मांगी गई मात्रा में तो परिवर्तन हुआ, बढ़ गई, और खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ऐसी स्थिति में मांग की लोच बच्चों इकाई से। ज्यामिति विधि, इस विधि का प्रयोग किसी रेखा के विभिन्न बिंदुओं की मांग की लोच ज्ञात करने के लिए किया जाता है। कोई रेखा लेंगे ग्राफ पर, उस पर मांग की लोच को ज्ञात करेंगे। बच्चों सबसे पहले मैं इस ग्राफ को समझा देता हूँ। मैंने क्या काम किया, एक ग्राफ बनाया और उसमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली और इस लाइन के बीचों बीच एक पॉइंट दे दिया, तो ये नीचे वाला भाग लोअर सेगमेंट, जो अपर वाला भाग है ये अपर सेगमेंट, और ये बच्चों हो गया मिड पॉइंट। ठीक है बच्चों। अब हम जो मांग की लोच समझेंगे, ये तो प्राइस है, ये क्वांटिटी है, इसको ही हम आगे ले लेते हैं। अब बच्चों सबसे पहले मैं बताता हूं, अगर मांग की लोच 0, तो कैसे लिखेंगे मांग की लोच को 0 के लिए। तो सबसे पहले क्या है n कहां पर है बच्चों 0 पर, तो ये हो जाएगा हमारा पहली स्थिति के लिए मांग की लोच 0, मांग की लोच कितनी है बच्चों 0। भाई क्वांटिटी कितनी है 0। अब जब मांग की लोच 0 कैसे है, 0 के लिए बच्चों इसमें हम देखेंगे कि जो n है हमारा ये कितना है बच्चों 0,
और जो रेखा है वो पूरी की पूरी कितनी बड़ी है, NM। अब बच्चों नथिंग बटे समथिंग, क्योंकि रेखा की तो कुछ लंबाई है और n पॉइंट पे उसकी लंबाई कितनी है, 0, तो नथिंग बटे समथिंग किसके इक्वल होता है बच्चों, 0 के बराबर होता है। तो यहां पर मांग की लोच कितनी है, 0। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। हमने लिखा BN। अब बच्चों ये पार्ट हमारा कितना है, BN, और बचा हुआ पार्ट क्या है, BM। अब बच्चों हमें पता है कि BN छोटा है और BM बड़ा है, क्योंकि ये तो मिड पॉइंट से बीच का है। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि आप लोग अगर देखेंगे कि अगर ऊपर वाला नंबर छोटा नीचे वाला बड़ा हो तो वो कितना होता है, 0 से तो बड़ा होता है लेकिन 1 से छोटा होता है। तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच कितनी होगी, तो जो बच्चों मांग की लोच होगी वो इकाई से कम होगी। मांग की लोच इकाई से कम। अब बच्चों अगला पॉइंट लेंगे। ये तो पहली स्थिति होगी जब मांग की लोच 0 होगी। ये दूसरी स्थिति हुई जब मांग की लोच इकाई से कम हुई। ED बराबर लेस देन 1, 1 से कम। मांग की लोच 1 से कितनी होगी, कम। सॉरी ये तो बड़े का निशान है, ये कम, 1 से कम होगी। 1 बड़ा होगा और ये कम होगी। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। उसमें लेंगे हम PN और ऊपर बच्चों क्या है, PM। अब हमें पता है कि डिस्टेंस PN और PM का बराबर है। और जब बच्चों किसी का डिस्टेंस बराबर होता तो किसके बराबर होता, 1 के। भाई ऊपर भी 5 है नीचे भी 5 है, 5 एकम 5, तो कितना होगा, 1। तो हम लिखेंगे ED बराबर है 1 के। ठीक है बच्चों। अब इससे अगली वाली स्थिति की तरफ चलते हैं। उसमें हम लेंगे A और N। और बच्चों बची हुई स्थिति क्या रहेगी हमारे पास, बची हुई स्थिति रहेगी बच्चों हमारे पास AN, हमने ये ले लिया, और वो रहेगी A और M। अब बच्चों हमारा जो ये AN है ये बड़ा है और AM कैसा है, छोटा। अब अगर मैं बड़े और छोटे को लिख लूँ, 2 ऊपर तो लिख लूँ मैं 3 और नीचे लिख लूँ 2। ऊपर बड़ा है नीचे छोटा, तो इसका मतलब ये कितना आएगा, 1/2, यानी 1 से ज़्यादा आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 1 से ज़्यादा। तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच, इस पॉइंट पे मांग की लोच कितनी होगी, ED बराबर होगी इकाई से बड़ी। कितनी होगी बच्चों, इकाई से बड़ी। तो 4 स्थिति होगी, 1 0 के बराबर, दूसरी इकाई से छोटी, इकाई के बराबर और इकाई से बड़ी। अगली स्थिति है जब यहां पर ये कौन सा पॉइंट है, सिर्फ M बच्चों कितना है, तो ये तो पूरी की पूरी स्थिति कितनी होगी, NM। पूरी स्थिति कितनी, NM, और इस पॉइंट पे आगे कितना है, 0। अब बच्चों समथिंग बटे नथिंग बराबर होता है इनफिनिटिव के, अनंत के, क्योंकि यहाँ तो 0 है इस पॉइंट पर, क्योंकि हम तो रिमेन वाला आगे लिख रहे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, मांग की लोच ED बराबर होगी इनफिनिटिव के, अनंत के। समझ में आया। तो ऐसी स्थिति में जब हम ग्राफ के जरिए दिखाते हैं तो हमारे पास ये 5 स्थिति होती हैं जब मांग की लोच 0, मांग की लोच 1 से छोटी, मांग की लोच 1 के बराबर, मांग की लोच 1 से बड़ी और मांग की लोच इनफिनिटिव होती है, मांग की लोच अनंत होती है। बच्चों बात करेंगे मांग की लोच की कोटियों की। ठीक है, अब मांग की लोच की कोटियां, पूर्णतः लोचदार मांग। पूर्णतः लोचदार मांग की का जो वो है वो आप इस तरीके से समझेंगे, जब किसी वस्तु की मांग किसी एक ही प्राइस पर अनंत हो, बेशुमार हो, और उसकी कीमत थोड़ी सी बढ़ जाए या घट जाए तो उसकी कीमत 0 हो जाती, उसकी डिमांड 0 हो जाती है। ऐसी स्थिति की जो होता है उसे हम कहते हैं पूर्णतः लोचदार मांग। बच्चों ये सिर्फ काल्पनिक स्थिति है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसकी किसी भी एक कीमत पर उसकी मांग अनंत हो। अब हम यहाँ देख रहे हैं P पर जब प्राइस इसका वो है तो हम इसको मान लें A, इसे B, प्राइस तो वही है और डिमांड बढ़ती जा रही है, कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक। और अगर ज़रा सी कीमत इसकी कम हो जाए तो ये 0 हो जाएगी, ये बढ़ जाए। सपोज करो ये 5 रुपये की बिक रही थी और कीमत इसकी 6 रुपये हो जाए,
और इसकी डिमांड कितनी हो जाए बच्चों, 0। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि ये वस्तु पूर्णतः लोचदार मांग है, ये लोचदार मांग वाली वस्तु है। कैसे भाई, एक वस्तु 10 रुपये की बिक रही है, दोबारा समझिएगा, और उसकी बेशुमार डिमांड है, बहुत डिमांड है, और उसकी कीमत 1 रुपये बढ़ गई, उसकी मांग 0 हो जाए। ऐसी वस्तुओं की मांग की लोच बेलोचदार होती है, यानी सॉरी लोचदार होती है, बहुत ज़्यादा लोचदार होती है। दूसरी स्थिति है पूर्णतः बेलोचदार, जिस पर है ना कोई फर्क नहीं पड़ता कीमत का। क्या नहीं पड़ता? कीमत का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमने एल मान ले, 2 रुपये की कीमत है, जब भी इतनी बिक रही, 4 की बिक रही है जब भी इतनी, 6 की बिक रही है जब भी इतनी। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं बच्चों, पूर्णतः बेलोचदार मांग, यानी कि ईडी बराबर 0। जैसे नमक, आप लोग देखेंगे कि आप जो है नमक कितना ही सस्ता हो जाए, जब भी आप उतना ही डाल लेंगे, और 100 रुपये महंगा हो जाएगा तब भी आपको उसी लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके खाने में स्वाद उसी से आएगा। ऐसी स्थिति की जो होती है उन्हें कहते हैं पूर्णतः बेलोचदार मांग। और ये जीवन निर्वाह होती है ना, बेसिक चीज़ें होती हैं, इन्हें तो लेना ही लेना पड़ता है। इन पे कीमत प्रभाव कितना होता है बच्चों, 0 होता है। कीमत बढ़ती जा रही है लेकिन उसकी जो मांग है वो झुकी तो है, उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। या कभी तुमने देखा है कि नमक सस्ता हो गया, एक मुट्ठी डालने लगो, नहीं ना, या दो चम्मच 4 चम्मच डालने लगो, आप क्या करोगे, जितना पड़ रहा उतना ही डाल लोगे। अगली है इकाई लोचदार के बराबर। अब बच्चों आप इसे समझेंगे, जब किसी लोच का देखो प्राइस कितना, पी क्यू, और कीमत बढ़ने पर, वो घटने पर डिमांड बढ़ गई सी। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे पता करें कि ये जो है कितनी है, इकाई के बराबर या इकाई से कम। इसके लिए हमें पता है कि ये एक रेक्टेंगल बन गया, पी क्यू बी ओ, ये एक रेक्टेंगल बन गया, और हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमारी लेंथ कितनी है, पी ओ इंटू, क्योंकि ये ओ बी बराबर है पी क्यू के, क्योंकि रेक्टेंगल है तो हम पी क्यू ले लेंगे। जब जितना भाई प्राइस, और इसको हमने किया जितनी मात्रा, जितना एरिया है, प्राइस परिवर्तन होने पर भी एरिया बिल्कुल बराबर हो, P1 R इंटू ओ सी, जब ये स्थिति में दोनों के दोनों बराबर होंगे तो मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। मांग की लोच कितनी होगी, इकाई लोच होगी, इकाई लोचदार होगी। समझ में आ रहा ना भाई। देखो जब हमने इस ग्राफ को बनाया तो इसमें 2 रेक्टेंगल बने, कीमत कम हुई, कीमत कम होने पर जो एरिया बढ़ा वो दोनों एरिया जो हैं कितने हैं, बराबर हैं। ऐसे में मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। अब बच्चों अगला पॉइंट देखते हैं, इकाई से अधिक लोचदार। अब इकाई से अधिक लोचदार, अब हमारे पास इसमें भी 2 रेक्टेंगल बन रहे हैं। अब वो 2 रेक्टेंगल कौन से हैं, एक तो पी ओ इंटू पी क्यू, इंटू मतलब मल्टीप्लाई, बराबर कितना होना चाहिए, ये है हमारा P1 R इंटू ओ ई। अब बच्चों जब इकाई से अधिक वो होगा तो ये बढ़ गया, आपको देख रहा है कि जो इसका एरिया है वो बड़ा है। भाई ये एरिया इस वाले का पी क्यू ओ बी का एरिया छोटा है किससे, P1 R और ओ ई से। ऐसे में मांग की लोच कितनी होगी बच्चों, इकाई से अधिक होगी। उम्मीद है समझ आ रहा होगा, ठीक है। क्योंकि जो जब हम इनका एरिया करेंगे, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब हम अंदाजे से अगर इसे देख भी रहे हैं तो देखने में ही पता चल रहा है कि ये वाला जो रेक्टेंगल है P1 R और ओ ई बड़ा है किससे, PQ OR OB से, ठीक है, इस वाले एरिया से। अब अगली बात करेंगे इकाई की मांग की लोच इकाई से कम। उम्मीद है आप लोगों ने अगर पहले से वीडियो देख रहे होंगे शुरू से तो आपकी समझ में आ रहा होगा, मांग की लोच इकाई से कम। फिर वही देखेंगे चेक करके, क्योंकि हम कोटियों की बात कर रहे हैं। इन ग्राफ इन्हीं पिक्चरों को आप अपने जहन में बिठा लीजिएगा, पेपर में जाकर छाप दीजिएगा, पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को अलग से समझाऊंगा। अब देखो मांग की लोच इकाई से कम। अब देखो हमारे पास, इसका मैं नाम रख दूं LM रख दूं NO, ठीक है, अपने पास से कुछ भी। तो अब मेरे पास रेक्टेंगल है PLNO, तो हम करेंगे PL इंटू PO, चेक करेंगे बराबर है या नहीं, किसके, P1O इंटू MO।
अब बच्चों आप एक चीज देखेगा, क्षेत्रफल किसका बड़ा दिखाई दे रहा है हमें, PLON का, PLON का हमें जो है क्षेत्रफल बड़ा दिखाई दे रहा है। सॉरी, ये हमने ओ डैश मान लेता हूं मैं, ओ डैश का, NO डैश का एरिया किसका बड़ा दिखाई दे रहा है हमें, इस ये वाला एरिया बड़ा दिखाई दे रहा है ना, और PO डैश इसके मुकाबले, तो बड़ा एरिया किसका, इस वाले का बड़ा एरिया और इसका छोटा एरिया है, क्षेत्रफल इसका छोटा है, तो मैं कैसे निशान लगाऊंगा, इस तरीके से निशान लगा दूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मांग की लोच कैसी हुई, इकाई से छोटी हुई। उम्मीद है बच्चों समझ में आया होगा। बच्चों इसके जो न्यूमेरिकल हैं, जो अनुपातिक और प्रतिशत विधि है, वो मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। और बच्चों अगर आप लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे कि हमें पता चले कि आप लोगों को जो हमारे द्वारा किया गया कार्य पसंद आ रहा। वीडियो देखने के लिए बहुत